विचारधारा थी वही जो है बाद में गांधीवाद के रूप में जो है कन्वर्ट हो गई। उनका जो मेनली जो अहिंसात्मक जो स्वरूप था उनकी विचारधारा का, वो हमने आधुनिक रूप में जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल किया उसको हमने गांधीवाद के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और गांधी जी के जो अपने कार्यक्रम थे उसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जिनको आज हम उस रूप में नहीं अपना सकते। जैसे भारत विभाजन में ही गांधी जी की भूमिका का मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। आलोचकों द्वारा ये कहा जाता है कि इसमें गांधी जी उतने सफल नहीं रहे थे, तो इसे हम गांधी जी के कार्यक्रमों के रूप में देख सकते हैं। ऐसा कौन सा पीरियड होगा जहां भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की जड़ें पड़ती हैं और उसी का जो है एक स्वरूप हमें वर्तमान में दिखाई देता है? तो प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक स्वरूप रहा है, लेकिन उसके बाद हम मध्यकाल में आकर के देखते हैं तो जो प्रशासन जब जहाँ से मुस्लिम शासन की भारत में शुरुआत हुई है, चाहे वो सल्तनत काल हो चाहे वो मुगल काल हो, उस मध्यकालीन इतिहास के पीरियड में सीढ़ी से संबंधित कार्य देखते हैं। हाँ, तो मैं सामान्य जानकारी पूछ रहे हैं क्या होता है वहाँ पर, आपका विभाग में क्या होता है, विभाग में क्या विभाग के बारे में बताइए। विभाग के बारे में सर मेन तो ये है कि जो ठेकों पे शराब आती है, शराब का निर्माण होता है और उसमें कच्चे फलों का रस भी मिलाया जाता है और उसके शीरे से निर्मित होती है शराब, उसको उसका उत्पादन होकर फिर वो ठेके पर आती है और फिर उसको बाहर जनता के लिए मतलब विभाग बनाता है शराब या बेचने का काम करवाता है? सर बेचने का भी काम कर, बेचने का काम कर। सबसे उन्होंने इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर रखा कि उत्तराखंड के समस्त पहाड़ी क्षेत्र को एक कर दिया जाए। और तब से उसके बाद 1930 के दशक में संभवतः 1936 में उत्तराखंड में कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। वहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस उत्तराखंड के एकीकरण की बात सर्वप्रथम उठाई गई। ये मिसाइल जो है जैसे हम सुनते हैं कि एक क्रूज मिसाइल होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में बेसिकली ट्रेजेक्ट्री का अंतर रहता है। एक की जो ट्रेजेक्ट्री रहती है वो यहाँ से लेकर के जो आखिरी पॉइंट है उसका वहाँ तक जाने तक हम उसको तय करते हैं कि कहाँ तक जाएगी, और जो दूसरी मिसाइल रहती है वो पैराबोला सिस्टम पे काम करती है। कौन सी वाली करती पैराबोला पे? सर क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल, अच्छा। और वो ऊपर जा कर के वहाँ से फिर आगे का रास्ता अपने आप तय करती है। अभी समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। क्रूज और आम आदमी को समझाना पड़ता, आप कैसे समझाओगे? सिर्फ कोई जानना चाहता हूँ। नहीं, क्रूज पैराबोलिक में जाएगी या जो बैलिस्टिक जाएगी? बैलिस्टिक जाएगी सर, पैराबोलिक। आप क्रूज कह रहे हैं? हाँ, मैं वो थोड़ा सा गलती हुई मुझसे। क्रूज मिसाइल जो है वो आखिरी मोमेंट तक उसको हम गाइड करेंगे, अच्छा, जहाँ तक उसको जाना है, और उसको गाइड किया जा सकता है लगातार। तो ज़्यादा रेंज किसकी होती है? बैलिस्टिक मिसाइल की ज़्यादा होती है। इंडिया की क्रूज मिसाइल बताइए क्या होती है? सर ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस, ये आकाश भी एक क्रूज मिसाइल है। जीरो कुछ ऐसे UK-07 है। और क्या क्या होता है जैसे UK-07, UK-08, UK-14, ऐसे UK-16 ऐसे भी होता है? सर इतना नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सिर्फ UK-13 तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो आपके यूके वो ये डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है या कहीं RDM खुला उसके हिसाब से? सर ये UK तो स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट आपके नंबर हो गया 07, लाइक देहरादून है तो 07 हो गया। उसके बाद फिर तो 01 कहाँ है? अगर मान लीजिए 13 है आपका, 01 किसका है उत्तराखंड में? सॉरी सर, आई नॉट। आपकी प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस सर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो एक पोस्ट के लिए हुआ, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर है ना। आपको तो ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल भी पता नहीं है, कैसे टूरिज्म को देखेंगे आप? सर बस मेरे को ये नंबर का कुछ लास्ट नंबर्स याद नहीं है अपनी बाइक के, बाकी मेरे को ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके उत्तराखंड में कितने जोन हैं, है ना, और मतलब कितने ये जो है 07, 08 ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ पता है? सो ये 13 तक जाएगा। 13 तक जाए तो 01 किसका आएगा? 13 तक जाएगा। सो यस सर, दैट आई डोंट नो कि विच वो नंबर किसको अलॉटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट को अलॉटेड है, वो मुझे नहीं पता है। UK-16 किसी का है? नहीं हो सकता। सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट।
कर्नाटक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, बिकॉज 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 13 तक ही होगा। की होनी चाहिए। ठीक है सर। एक सर जो पूछ रहे हैं, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट वेरिएशन किया कि इतने डिस्ट्रिक्ट हैं इसलिए जो है 0, 7, 1, 2, 3 ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा क्या कैटेगराइजेशन होता होगा, जैसे व्हीकल्स अलग अलग लेवल की है तो उस हिसाब से एक और जो है अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है, वो किस वेरिएशंस के लिए होता होगा, जैसे UKJ1, PB, ZB, ये जो क्या है, ये क्या है उसके बाद? आई एम नॉट Don't. ये जो इसी पे है, ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट्स होते हैं Yes, अभी कुछ चर्चा में भी हैं, दाल बत्तियाँ हटाई गई हैं, Yes, तो प्राइमरली क्या ये सेंट्रल लेवल पे ये लॉज बनते हैं या फिर स्टेट लेवल पे होते हैं, दोनों जगह बनते हैं? रिसेंटली जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, once the central government decide that the red weapons should be removed from the vehicles, but some of the states authority didn't so be. So what do you think that where that law actually been on? So, sorry sir, I'm not aware. ये तो पता होगा आपको कि अभी ऐसा जो मोटर व्हीकल एक्ट है इंडिया का, उसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है और उसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो रेड लाइट है, लाल बत्तियाँ हैं, उसका यूज बैन नहीं होगा। So वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, बट एक्ट में परिवर्तन हो ये मुझे बिना एक्ट के हो जाएगा ऐसा? बिना एक्ट के में परिवर्तन कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा कुछ पार्लियामेंट में पास तो हुआ नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से हाँ। ये एक्ट में तो अमेंडमेंट नहीं होगा। एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा। ये कुछ तो फिर गवर्नमेंट की policy है। किस तरह से होगा फिर ये इन्फोर्स कैसे होगा? हाउ इट विल बी कंसिडर एज अ लॉ? किसके डिसीजन पे होगा फिर? क्या प्रधानमंत्री डिसाइड कर लेंगे कि जो है, या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिसाइड कर लेंगे? किस बिहाफ पे ये चीज़ मानी जाएगी पूरे देश में? हु इज द अथॉरिटी फॉर दिस? सो ये प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी डिसीजन दिया है, बट लाइक अमेंडमेंट तो कुछ अभी हुआ नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है। लाइक मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट ऑर्डर है। अदर देन दैट इंडस्ट्रियल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, ऐसी कैंसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी कंट्रोल करती है, ट्रैफिक मैनेज करती है। कौन? CRP, लॉ एंड ऑर्डर, CRP। आप अच्छा कालों के डांडा के बारे में बताइए। कालो डांडा, कालो डांडा लेंसडाउन का पुराना नाम है। पहले नाम कालो डांडा ही था, जिसको बदल कर लेंसडाउन कर दिया गया। नहीं, क्या है उसके बारे में? कालो डांडा क्यों बोला जाता है? कालो डांडा इसलिए कि पहले वहाँ पे काफ़ी बांस के काफ़ी घना जंगल हुआ करता था, जिससे वहाँ पे डांडा ऐसा रास्ता और पूरा छाँव रहती थी, तो इसलिए उस जगह का नाम कालो डांडा पड़ा गया। अच्छा, गब्बर सिंह नेगी के बारे में कुछ जानते हैं? गब्बर सिंह नेगी हमारे मतलब गढ़वाल राइफल के एक सबसे वीर मतलब पुरुष माने गए हैं, मतलब जिन्होंने 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब काफ़ी अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए अपने वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उन्हीं को उसके सम्मान में अंग्रेजी सरकार ने विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। अच्छा, विक्टोरिया क्रॉस किसको पहले मिला था, गब्बर सिंह या दरगान सिंह को? गब्बर सिंह। गब्बर सिंह पक्का? अच्छा, आप और? सर्विस सर ये कार्नवालिस के समय में शुरू हुई थी। अच्छा, ये जो डिप्टी कलेक्टर का पद था, उसी के द्वारा सर्जित किया गया था। अच्छा, कॉर्नवालिस। यस श्योर है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर इसका मतलब एक अनऑर्गेनाइज तरीके से शुरू हुआ था, जो कॉर्नवालिस के टाइम में इसको एक पूरा स्ट्रक्चर प्रदान किया गया था, जैसा वर्तमान स्वरूप है आज के। SDM के बाद DM, और DM के ऊपर कौन और होता है फिर रेवेन्यू का? DM के ऊपर सर जो हमारा मंडल होता है ना, मंडल के कमिश्नर सर होते हैं, और उसके ऊपर फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। उसके ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। अच्छा, पूरे स्टेट में। अच्छा, तो ये जो जुडिशियल पावर, जो न्यायिक तरह की शक्तियाँ मिलती हैं इस विभाग में, वो किस पद से शुरू मानी जाती है? सर नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, तो उसका कोर्ट होता है। आप तो चूँकि वर्किंग है वहाँ पे। हाँ,
कोर्ट होता है ये उसका? सर हाँ नायब तहसीलदार Yes, फिर तहसीलदार का। yes, sir. तो आज की डेट में है नायब क्या? तहसीलदार को भी डिवीजन पावर है या पुलिस पावर है? सर वो मैजिस्ट्रेट कहलाता है वो नेशनल का। ये जो आज की डेट में प्राइमरली है एग्रीकल्चर पे तो टैक्सेस वगैरह कुछ होता ही अभी नहीं है। है, तो फिर काम क्या रहता है रेवेन्यू के मामले में? जितनी भी किसानों के पास ज़मीनें हैं, ज़मीनों का आकलन करना, ज़मीनों की पैमाइश करना, उसके अलावा जो जो ज़मीन है उसमें सिंचित है असिंचित है और कौन सी फसलें बोई जा रही है, उसका रकबा कितना है। क्या बॉलीवुड कोई जगह का नाम है, कोई प्लेस, ज्योग्राफिकल प्लेस है, क्या है? नहीं सर, प्लेस का नाम नहीं है, लेकिन इसे एक अनौपचारिक रूप से, कोई औपचारिक नाम नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से एक बॉलीवुड का है। बॉलीवुड बांग्ला फिल्मों का नाम टॉलीवुड। बांग्ला बांग्ला से जाए ये भोजपुरी ये भारत में ही है, भारत में साउथ की तरफ। सर साउथ में तमिल फिल्मों, तमिल और तेलुगु फिल्म टॉलीवुड। अच्छा, लॉलीवुड क्या है? सर नहीं, उत्तराखंड में कौन सा वुड होता है? सर उत्तराखंड में ऐसा वुड तो है नहीं बुलावुड होगा। अच्छा, वुड का कोई ये वुड कॉमन क्यों चल रहा है सब जगह? तब मुझे लगता है कि जैसे हॉलीवुड की देखा देखी सब जगह प्रत्येक जगह इन्होंने नाम में वुड पीछे से लगा लिया। अच्छा, कुछ मीनिंग तो नहीं है उसका? सर मुझे तो नहीं पता नहीं आपको, वुड जो है जैसे है। अच्छा, ये अभी जो है जो पुरस्कार वितरण होता है, पुरस्कार वितरण ये ज़्यादातर कहाँ आयोजित होते हैं? सर जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में या विज्ञान भवन इस तरीके से दिल्ली में दिए जाते हैं। और इसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं, तो इनको मुख्य रूप से पहले मुंबई में दिया जाता था, लेकिन अभी ये विदेश की लोकेशन में भी दिए जाते हैं। इसके बाद जो नया एक अवार्ड हुआ था IIF इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड, सर ये विदेशों में भी देते हैं इसको, भारत के मुंबई में भी, पूरे विश्व में किसी भी शहर में। अच्छा, उस अवार्ड को जो है अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है उसके पीछे? सर पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि भारतीय फिल्मों का दूसरे देशों में भी प्रचार प्रसार हो, और इसके अलावा जो वहाँ प्रशंसक हैं उनको जोड़ा जाए और उस देश की संस्कृति को भी भारतीय गानों से, भारतीय फिल्मों से परिचित किया जाए। अच्छा, हाल ही में जो है एक जगह चर्चा में है कि एफएल टावर से भी ऊंची चीज़ कुछ बन रही है, वो भी भारत में, एफएल टावर से भी ऊंचा, और एफएल टावर जो है कितना है, 300 कुछ के आसपास, वो उससे ऊपर जा रहा है, वो इससे 37 है, कुछ ऐसा है, कुछ चर्चा का विषय बन रखा है आजकल। सर 359 सर जितना मुझे ध्यान है सर, तिरंगा ध्वज के लिए, तिरंगा झंडे की ऊंचाई के लिए कुछ बनाया गया था कि इसको एफएल टावर से भी ऊंचा नहीं, बनाने वाली डंडा तो एक डंडा खड़ा कर रहे हैं, और ये तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ पुल बन रहा है चिनाब पर। अच्छा, ये बताइए, ये जो बांध बनते हैं ना, मुख्य बांध, फिर उसके बाद एक और बांध बनता है, ये क्या है, क्यों बनाते हैं ऐसे? जैसे आप टेहरी डैम देख रहे हैं, फिर उसके पीछे भी जो है एक डैम बन रहा है, भाखड़ा है, फिर उसके पीछे भी जो है नागर, ऐसे क्या है, क्या? सर इस पर मुझे स्पेसिफिक नॉलेज तो नहीं पर, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मुख्य बांध से जब अत्यधिक ऊंचाई से जल आएगा तो टरबाइन से उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद भी जल की जो गतिज ऊर्जा रहेगी बहुत अधिक रहेगी, तो उसको भी हम सेकेंडरी जो डैम होगा उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको सिक्योरिटी या सेफ्टी रीजन के लिए कि कभी अगर मेन डैम से अगर बहुत ज़्यादा जल भर जाए तो इसको फिर से आगे रोकने के लिए एक चेक डैम की तरह दूसरा डैम भी यूज कर सकते हैं, और इससे हम विद्युत का प्राप्त कर सकते हैं, तो इस उद्देश्य से बनाया जा सकता है। अच्छा, उत्तराखंड में जो है अभी जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा घोटाला बड़ा चर्चा में चल रहा है आजकल, कई दिनों से उस पर विभागीय कार्रवाई, इवन CBI जांच तक की बात हो रही है, ऐसा कुछ पढ़ा है अपने अखबारों में रिसेंट में? सर शिक्षा के बारे में तो सर नहीं ध्यान में। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, घोटाला सामने आया, छात्रों से जुड़ा हुआ कोई, टीचरों से जुड़ा हुआ, विद्यार्थियों से, शिक्षकों से जुड़ा हुआ सर, इनकी स्थानांतरण नीति में CBI जांच जो है स्थानांतरण में कहाँ आई? घोटाला हुआ, बड़ा घोटाला है, घोटाला है, करोड़ों का।
सर नहीं पता इस बारे में। इसके बारे में नहीं जानते। बहुत बड़ा घोटाला है।